नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सरस्वती नदी के बारे में। हाल ही में हरियाणा की कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में हुए एक रिसर्च के अनुसार हमें ये मालूम चला है कि सरस्वती नदी 15th सेंचुरी तक बह रही थी। अभी तक ये माना जाता था कि सरस्वती कुछ हजार साल पहले या कम से कम 2000 साल पहले तो विलुप्त हो चुकी थी, लेकिन इस रिसर्च ने यह साबित किया है कि सन 1402 तक कम से कम सरस्वती नदी के चैनल्स में पानी बह रहा था। तो ये रिसर्च एग्जैक्टली कैसे हुआ है, कौन से पैरामीटर्स इन्होंने देखे और सरस्वती नदी के बारे में जो भी हमें जानकारी अभी तक मिली है उस सबको हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो सरस्वती नदी के बारे में हमें पता कहां से चलता है? वैदिक लिटरेचर के बारे में। ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है उसमें सरस्वती का कई बार जिक्र मिलता है और यहां पर बताया गया है इसे एक बहुत ही बड़ी नदी के रूप में। इट इज अ ग्रेट एंड होली रिवर इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया। तो ये जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है इस एरिया में एक बहुत ही बड़ी नदी के रूप में इसे बताया गया है और वैदिक रिलीजन में इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, इसका बहुत बार जिक्र होता है। वैदिक लिटरेचर में यह बात भी जानने को मिलती है कि सरस्वती यमुना और सतलज नदी के बीच में कहीं है। तो आज के समय में हमें यमुना नदी देखने को मिलती है, हमें सतलज भी देखने को मिलती है, लेकिन इनके बीच में कोई बड़ी नदी नहीं है। केवल एक घग्गर और हकरा नदी देखने को मिलती है जो केवल मॉनसून के समय में इसमें पानी आता है और बाकी समय ये ड्राई सूखी पड़ी रहती है। तो कई लोगों ने 19वीं सदी से ये कयास लगाए हैं कि शायद घग्गर और हकरा ही पुराने समय की सरस्वती है, लेकिन अभी जो लेटेस्ट स्टडीज हो रही हैं वो इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट करती हैं। वो ये कहती हैं कि घग्गर हकरा का जो रास्ता है वो सरस्वती नदी का रास्ता नहीं रहा है। जो रिसेंट जियोफिजिकल डेटा है वो इसके इन दोनों नदियों को एक नहीं मानता है। तो यहां पर आप देख सकते हो कि घग्गर और हकरा का आपको रास्ता यहां नजर आ रहा है। ये है यमुना नदी और ये है सतलज। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मेरे प्लस कोर्सेज के अपडेट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो इस आईडी पर मुझे वहां फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप pathfinder_UPSC टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये स्टडी जो अभी हुई है इसको करा है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर रिसर्च ऑन द सरस्वती रिवर CERSR ने। इस सेंटर की स्थापना करी गई थी हरियाणा सरकार के द्वारा सन 2017 में और ये काम करता है ONGC की मदद से। ONGC ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन, ONGC का एक एग्रीमेंट साइन हो रखा है हरियाणा सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड के साथ और इसी HSHDB के द्वारा फंडिंग दी जाती है CERSR को। यानी कि कुल मिलाकर ये जो स्टडी है, ये जो रिसर्च सेंटर है, इसको फंडिंग आती है ONGC PSU के द्वारा। और यहीं पर ये जो रिसर्च हुआ है इसमें बताया गया है कि सरस्वती नदी सन 1402 तक यानी कि 15वीं शताब्दी के शुरुआती समय तक कम से कम बह रही थी। तो हरियाणा सरकार ने इस सेंटर की स्थापना 2017 में करी थी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में और इसका टारगेट ये था कि साइंटिफिकली ये पता करा जाए कि सरस्वती रिवर सिस्टम जो है ये कब और कहां पर एग्जैक्टली मौजूद था। ये जो HSHDB है इसकी अध्यक्षता हरियाणा के मुख्यमंत्री करते हैं मनोहर लाल खट्टर। ये सरस्वती हेरिटेज डेवलपमेंट बोर्ड अभी एक काम और करा रहा है लेटेस्ट पिछले कुछ हफ्तों से। मॉनसून के शुरुआत होने से पहले ही इन्होंने हरियाणा के कई शहरों में जैसे कि यमुनानगर, कुरुक्षेत्र में जो पेलियो चैनल्स हैं, जो जहां से सरस्वती नदी में पानी जाया करता था, उन नालों की सफाई करना इन्होंने शुरू कर दिया है और ये काम इस हेरिटेज बोर्ड के द्वारा कराया जा रहा है। इनका टारगेट ये है कि अल्टीमेटली सरस्वती नदी को रेजुविनेट किया जा सके, पुनर्जीवित किया जा सके। अब आते हैं इस लेटेस्ट स्टडी पर। तो ये स्टडी जो है ये कोई हवा में नहीं आई है। कई बार लोग ऐसा ही सोचते हैं कि सरस्वती के बारे में केवल हवा में बातें हो रही है। जी नहीं, इस बार प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्च हुआ है और ये रिसर्च प्रकाशित हुआ है आर्कियोलॉजिकल मैगजीन में। SCI इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजिकल प्रोस्पेक्शन जो यूके की एक पीयर रिव्यूड जर्नल है उसमें ये स्टडी पब्लिश हुई है। आप चाहें तो इसे सर्च करके खुद भी पढ़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम है तो। और जस्ट तो मैं इसकी आपको बता ही रहा हूं कि यहाँ पर इन्होंने क्या बातें करी है। तो इस स्टडी का लक्ष्य ये था कि सरस्वती नदी कितनी पुरानी है, उसकी क्रोनोलॉजी पता करी जाए और किस कारण से सरस्वती नदी बंद हो गई, पानी वहां पर बहना बंद हो गया, ये भी पता किया जाए। तो इस स्टडी के तहत सबसे पहले इन्होंने सरस्वती नदी के पेलियो चैनल्स को चिन्हित किया। पेलियो चैनल का क्या मतलब होता है? पेलियो का मतलब होता है कोई भी पुरानी चीज जो बहुत पुराना है उसको पेलियो कहा जाता है, जैसे पेलियोलिथिक ईरा। और चैनल ये वो पानी के रास्ते हैं जहां से नदी बहा करती थी या फिर उसके ट्रिब्यूटरीज बहा करती थी। तो जो पुराने पेलियो चैनल है वो कैसे आइडेंटिफाई होते हैं? वहां की मिट्टी अलग होती है। अगर कोई नदी सूख भी जाती है तो उसका एक अवशेष रह जाता है नीचे की, उसकी मिट्टी थोड़ी अलग प्रकार की होती है। तो वहां पर जो मिट्टी के डिपॉजिट हैं, जो सेडिमेंट हैं, वो थोड़े से अलग तरह के होते हैं। और ये खास करके रेगिस्तानी इलाकों के अंदर तो बहुत ज्यादा सटीक बात है। तो जहां से भी कभी नदी बही थी, क्योंकि नदी कम से कम हजारों सालों तक तो चली होगी, तो वहां की मिट्टी थोड़ी अलग प्रकार की होती है। तो उस सेडिमेंट को आइडेंटिफाई किया है इन्होंने हरियाणा और राजस्थान के इन क्षेत्रों में और यहां पर इन्होंने पेलियो चैनल्स को आइडेंटिफाई किया। अब इनका मानना है कि यमुनानगर वाला जो एरिया है,
यहां से ये सरस्वती नदी निकला करती थी, ये इसका ओरिजिनल रास्ता है। लेकिन अब यमुनानगर जो है वहां से यमुना नदी मुड़ जाती है और वो चली जाती है कहां पर, यहां पर टुवर्ड्स साउथ एंड ईस्ट। तो ये रिसर्च करने के लिए इन्होंने अलग अलग जगहों पर ट्रेंचेस एक्सकेवेट करी। ट्रेंचेस का मतलब है कि ऐसे सीधे लाइन में गड्ढे खोदे गए, जो आर्कियोलॉजी में किया जाता है मोस्टली। ये ट्रेंचेस 3 बाय 10 मीटर की थी और यहां पर इन्होंने पेलियो चैनल्स में से सेडिमेंट को निकाला और इन सेडिमेंट्स को स्टडी किया गया। तो 270 सेडिमेंट सैंपल्स को अच्छे से स्टडी किया गया है। ये सैंपल लिए गए हैं यमुनानगर से पिहोवा के बीच में। और इनकी स्टडी कैसे करी गई है, ऑप्टिकल सिमुलेशन ल्यूमिनेसेंस, ओएसएल डेटिंग, और दूसरा एक्सेलरेटर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी, एएमएस बेस्ड कार्बन 14 की डेटिंग। तो कुल मिला के इन सेडिमेंट्स को एज किया गया है कि ये सेडिमेंट कितने पुराने हैं, इनकी जो उम्र है वो पता करने की कोशिश करी गई है वाया ओएसएल डेटिंग एंड एएमएस कार्बन 14 डेटिंग। तो इन दो स्टडीज से ये मालूम चला कि यहां के सेडिमेंट्स कितने पुराने हैं। इन सैंपल्स की उम्र के साथ साथ इनमें पाए जाने वाले मिनरल्स को भी स्टडी किया गया, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स को जांचा गया और इन सभी स्टडीज का निष्कर्ष ये निकला कि यहां के जो सेडिमेंट हैं वो कम से कम 14,000 साल प्लस या माइनस 5,000 यानी कि 19,000 से 9,000 साल के बीच में पुराने हैं। तो एटलीस्ट 9,000 और मैक्सिमम 19,000 ईयर्स पहले के सेडिमेंट्स यहां पर पाए गए हैं। और साथ ही यह भी मालूम चला है कि सन 1402 तक यहां पर नदी का फ्लो था। 1402 एडी यानी आज से लगभग 620 साल पहले कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण यहां पर नदी का बहना पूरी तरह से रुक गया। देयर वाज एब्सेंस ऑफ फ्लो। तो यह बताया जाता है कि देखो, सरस्वती वैदिक काल में बहुत बड़ी नदी थी, लेकिन धीरे धीरे फ्लो कम हुआ और अल्टीमेटली 1402 में आकर फ्लो पूरी तरह से बंद हो जाता है। और यह बात बिल्कुल सही है कि नदी के बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज हैं और कई सारे इंटरकनेक्टिंग चैनल्स हैं। तो ये पेलियो चैनल्स आपस में जुड़े हुए हैं, इनका एक डेंस वेब बनता है। और ये कैसे मालूम चला है, अलग अलग जगह के जो सैंपल्स हैं उनमें कुछ सिमिलैरिटीज भी पाई गई हैं। तो लगभग 3,000 किलोमीटर लंबे नेटवर्क्ड चैनल्स सरस्वती नदी के आइडेंटिफाई कर लिए गए हैं और इनके इंडिविजुअल फ्लड प्लेन की विड्थ 1.5 से 13 किलोमीटर है। देखो, फ्लड प्लेन क्या होता है, जैसे अगर ये नदी है, इसकी ये ट्रिब्यूटरीज हैं बहुत सारी, इनके बीच का जो ये प्लेन है इसको फ्लड प्लेन कहा जाता है। तो कई जगह ये फ्लड प्लेन 1.5 किलोमीटर, कई जगह 13 किलोमीटर तक चौड़ा है। सरस्वती नदी के 2 मेजर पेलियो चैनल्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। इसका मतलब है कि 2 मेजर रास्ते थे जिनसे नदी बहती थी। एक नदी का मेजर चैनल था, जैसे कि आज गंगा नदी है उसका मेन चैनल है और यमुना उसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है। उसी प्रकार से सरस्वती की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी थी दृशादवती नदी। तो दृशादवती का रास्ता आइडेंटिफाई किया जा चुका है और जो मेन पेलियो चैनल है, जो यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, पिहोवा, कैथल, जिंद, फतेहाबाद और सिरसा से होकर बहता है, ये सारे हरियाणा के शहर हैं और सिरसा के आगे वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में एंटर हो जाता है। और ये जो सारे चैनल्स हैं ये मेन चैनल है। उसके अलावा जो दृशादवती नदी है ये वाली यमुनानगर, करनाल, पानीपत, सोनेपत, जिंद और हिसार होते हुए बहती है और आगे रावतसर, जो कि राजस्थान के हनुमानगढ़ में ही है, उसमें एंटर हो जाती है। तो नजदीक ही है, बहुत ज्यादा दूरी नहीं है, लेकिन 2 अलग डिस्टिंक्ट चैनल्स इन्होंने जरूर आइडेंटिफाई किए हैं। हरियाणा में ऊंचा चांदना नाम की एक जगह पर एक बहुत गहरा कुआं खोदा गया था पेलियो चैनल में और यहां से जो पानी निकला है वो 10,000 साल पुराना है। और पबनी कला में जो कुआं खोदा गया था, यहां से पानी निकाला है, वो 7,000 साल पुराना है। इससे हमें क्या मालूम चलता है कि ये पानी ग्लेशियल ओरिजिन का है। और ये एज कैसे पता चली इन्हें, O16 और O18 के रेशियोज को टेस्ट करके, जो ऑक्सीजन के आइसोटोप्स होते हैं, इनकी माध्यम से इनकी डेटिंग करी गई है। तो ये हमें पता चला है कि ये पानी 7 और 10,000 साल पुराना है। इससे एक बात साबित हो जाती है कि सरस्वती ग्लेशियल ओरिजिन की नदी है, यानी कि ग्लेशियर्स पिघलकर इसका पानी आता था और इसीलिए ये पेरेनियल नदी है, यानी कि पूरे साल बहा करती थी। और अभी जो गग्गर हकरा नदी है वो केवल मानसून में बारिश होने पर बहती है, इसीलिए इसमें डिफरेंस भी देखा गया है। और एक ट्रेंच जो भद्रकाली मंदिर के पास में है कुरुक्षेत्र में, यहां पर पता चला है कि कंटिन्यूअस फ्लूवियल एक्टिविटी थी 5,000 सालों तक। यह बात यहां से साबित होती है। अब कई सारे घाट हैं आज भी जो मौजूद है हरियाणा में, उनसे पता चलता है कि ये सारे घाट एक सरस्वती नदी के पेलियो चैनल के किनारे थे। तो बिलासपुर और सरस्वती नगर जो यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट में स्थित हैं, भद्रकाली मंदिर कुरुक्षेत्र में, सरस्वती तीर्थ पिहोवा में, थाना कैथल में, इन सभी जगहों पर पुराने घाट हैं, ओल्ड बेदिंग घाट्स थे सरस्वती के किनारे। एक और इंपॉर्टेंट बात है कि सरस्वती नदी का इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत ही गहरा कनेक्शन है। आज भी हरियाणा में जितनी भी इंडस वैली साइट्स हैं वो इस सरस्वती नदी और दृशादवती नदियों के पेलियो चैनल से 500 मीटर की दूरी के अंदर अंदर है। यानी कि अगर ये नदी बह रही है, इस प्रकार से नदी का पाथ है, तो इसके 500 मीटर के अंदर अंदर हमें सारी इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स आज भी देखने को मिलती हैं, आधे किलोमीटर के अंदर। इनका मतलब क्या है कि ये सारे शहर एक नदी के किनारे बसाए गए थे और ये इंडस वैली
का एक टिपिकल कैरेक्टरिस्टिक है। सारी इंडस वैली की जो साइट्स हैं वो किसी नदी या फिर समुद्र के किनारे ही हमें देखने को मिली हैं। तो इन मैप्स के अंदर आपको जो ये डॉट्स नजर आ रहे हैं ये सभी हड़प्पन सेटलमेंट्स को दिखाते हैं। ये वाला प्री हड़प्पन, ये अर्ली हड़प्पन है, ये मैच्योर हड़प्पन साइट्स हैं। तो आप देखेंगे कि यहां पर ये जो सरस्वती नदी वाला एरिया है, यहां पर आपको मैच्योर में और अर्ली में काफी सारी साइट्स नजर आएंगी, लेकिन जो पोस्ट हड़प्पन टाइम पीरियड है इसमें ज्यादातर साइट्स यहां पर गंगा यमुना नदी वाला, गंगा नदी वाला जो एरिया है नॉर्दर्न इंडिया का, यहां पर नजर आएंगी। लेकिन जो अर्ली और मैच्योर पीरियड है इसमें आपको बहुत सारी साइट्स यहां पर सरस्वती नदी के आसपास मिलेंगी। तो ये आज हरियाणा और राजस्थान में स्थित हैं। स्टडी में यह भी पता चला है कि मीजोलिथिक से लेकर नियोलिथिक और अर्ली हड़प्पन तक यहां पर कंटिन्यूअस एक्टिविटी थी, लोग रहते थे, कंटिन्यूअस कल्चर्स प्राप्त हुए हैं। तो ना केवल हड़प्पन बल्कि उससे पहले से भी यहां पर लोग रहा करते थे। और मैच्योर हड़प्पन और उसके आगे का जो टाइम है, जो राखीगढ़ी जैसे जो शहर हैं उनमें सरस्वती नदी की बहुत इंपॉर्टेंस थी। सरस्वती नदी के कारण ही इतने बड़े बड़े शहर यहां पर सस्टेन हो पाए थे। अभी एक रीसेंट स्टडी और मालूम चली है जिससे पता चलता है कि जो पश्चिमी एशिया में बुल्स हैं, जो बैल हैं, वो ओरिजिनली इंडस वैली क्षेत्र के हैं। पहले इसका उल्टा माना जाता था कि सेंट्रल एशियन और पश्चिमी एशिया के जो बैल हैं वो यहां पर इंडस वैली में आए थे, लेकिन अब इसका उल्टा प्रूव हो चुका है कि यहां के जो बैल हैं, हम्ड बुल है, वो इंडस वैली से मिडिल ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पर ये पहुंचा था। अब फाइनली सवाल ये आता है कि सरस्वती नदी आखिर बहनी बंद क्यों हो गई। तो देखिए, जो ये क्ले बेड्स हैं जिनको अभी स्टडी किया गया है, इससे ये पता चला है कि 14,000, 6,000 और 4,000 साल पहले भारत में मॉनसून बहुत ही कमजोर पड़ गया था और बिल्कुल अकाल जैसी स्थिति है। यानी कि उस समय के जो सेडिमेंट हैं इन 3 टाइम पीरियड के, यहां पर बिल्कुल पानी का एब्सेंस देखा गया है कि पानी यहां पर बहा ही नहीं था। यानी कि नदियां पूरी सूख गई थी इन 3 टाइम पीरियड्स में। और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि यहां पर ऐसा माना जाता है कि लोगों ने खेती के लिए पानी को डाइवर्ट करना शुरू कर दिया, मॉडिफिकेशन शुरू कर दिया, चैनल्स को डाइवर्ट किया गया खेती के लिए इस एरिया में। और इसका हमें मिडिवल टाइम पीरियड से तो प्रमाण भी मिलता है। जैसे कि आज के समय में जो वेस्टर्न यमुना कैनाल है वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में ओल्ड मुगल कैनाल के नाम से जानी जाती है। तो मिडिवल टाइम पीरियड से ही इन चैनल्स को धीरे धीरे खेती के पानी के लिए, कृषि के लिए डाइवर्ट किया जाने लगा। और इसके कारण अल्टीमेटली इसके जो ट्रिब्यूटरीज हैं, यानी कि जिनसे पानी इकट्ठा होता था नदी में, वो सूखने लग गया। तो सबसे बड़ा रीजन तो देखो मौसम में परिवर्तन था, अकाल की स्थिति पड़ गई थी कई सालों तक इस टाइम पीरियड के आसपास, 4,000, 6,000 और 14,000 साल पहले। और दूसरा, मिडिवल टाइम पीरियड आते आते खेती के लिए काफी डाइवर्जन्स हो गए थे और इसीलिए ये चैनल्स धीरे धीरे सूखना शुरू हो जाते हैं। तो टोटल 5 रीजंस हैं जो सरस्वती नदी के सूखने के पीछे बताए गए हैं। पहला है कि भारतीय मॉनसून का कमजोर पड़ना। दूसरा, हिमालय पर्वतों में ग्लेशियर्स का श्रिंक हो जाना, थोड़ा कम हो जाना, जिसके कारण मेल्ट वाटर इन नदियों को मिलना कम हो जाता है। तीसरा, चैनल एवल्जन एंड चैनल कैप्चर, यानी कि यहां पर जो चैनल्स थे जिनके थ्रू पानी जुड़ता था इन नदियों में, उनको डाइवर्ट किया जाने लगा खेतीबाड़ी के लिए। फिर क्लाइमेट चेंज और पांचवा, टेक्टोनिक डिसरप्शन भी बताया जाता है कि जमीन में कुछ टेक्टोनिक चेंजेस हुए जिसके कारण ये जो रास्ता है नदी का ये पूरी तरह से बदल गया। क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि यमुना नदी जो है ये पहले इस तरह से होकर सरस्वती में मिल जाती थी, लेकिन टेक्टोनिक चेंजेस के कारण यमुना का डायरेक्शन बदल जाता है और यमुना इस तरफ ना जाकर इस तरफ मुड़ जाती है, दक्षिण और पूर्व की तरफ मुड़ जाती है और आगे चलकर ये गंगा नदी की सहायक नदी बन जाती है। तो इस प्रकार से यमुना नदी को गंगा नदी के सिस्टम में ले लिया गया और इधर सतलज और दूसरी नदियां इंडस नदी के अंदर जाकर समाहित हो जाती हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि गंगा, यमुना और सरस्वती नदियां प्रयागराज पे मिलती हैं। एक्चुअली में वो प्रयाग में नहीं मिलती थी, लेकिन जो ये पूरा चेंज हुआ था, बहुत बड़ा चेंज था, तो इसने उस समय के लिटरेचर, माइथोलॉजी, सभी चीजों पर असर किया और उसी के प्रमाण हमें वेदों में लिखे हुए मिलते हैं। तो इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आप इसका पीडीएफ इन दोनों टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। भारत के बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा ऑनलाइन लेक्चर्स अगर आप देखना चाहते हैं तो अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन अवेल कर सकते हैं। एक टेस्ट सीरीज इस सब्सक्रिप्शन के साथ आपको फ्री में मिलेगी। इसमें 80 टेस्ट हैं, 50 प्रीलिम्स और 30 मेंस बेस्ड टेस्ट। अगर आप 30 जून से पहले सब्सक्रिप्शन लेते हैं 1 ईयर प्लस का, तो आपको ये टेस्ट सीरीज फ्री में अवेलेबल हो जाएगी। 25% प्लस 10% डिस्काउंट चल रहा है ऑप्शनल और जीएस के कंबाइंड कोर्स पर, इसको भी अवेल कर सकते हैं। और इसमें आपको मेंस 2022 या 23 तक की वैलिडिटी मिल जाएगी ऑन द 1 ईयर एंड 2 ईयर प्लान। आप ईएमआई ऑप्शन पर भी कोर्स को अवेल कर सकते हैं। आपको 20 जीएस बुक्स का सेट इसके साथ फ्री मिलेगा। एक स्पेशलाइज्ड बैच बन रहा है जिसमें आपको पर्सनल मेंटरिंग मिलेगी। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। प्लस और आइकॉनिक दोनों कोर्सेज के ये बेनिफिट्स हैं। दोनों में आपको क्लासेस मिलेंगी, लेकिन आइकॉनिक में आपको एक पर्सनलाइज्ड गाइडेंस मिलेगी एक पर्सनल मेंटोर के द्वारा। याद रखिए, इन सभी कोर्सेज में आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा इफ यू यूज द कोड महिपाल। ऑप्शनल का भी अलग से आपको कोर्स मिल जाएगा अगर आप उसको लेना चाहते हैं तो।
30 जून को नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश और बाइलिंगुअल सभी प्रकार के बैचेस हर हफ्ते स्टार्ट होते हैं। 3 फ्री टेस्ट सीरीज हैं, इनको ज्वाइन कर सकते हैं यूजिंग दिस अनलॉक कोड। संडे को अनअकैडमी कॉम्बैट आ रहा है, कॉम्बैट में हिस्सा लेकर आप स्कॉलरशिप जीत सकते हो और कॉम्बैट में पूरी तरह से फ्री है पार्ट लेना। जस्ट यूज द कोड महिपाल एंड एनरोल फॉर कॉम्बैट। पिंड कमेंट में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। अगर आपको किसी भी अनअकैडमी के लेक्चर के कंटेंट में कुछ गलत लगता है तो आप रिपोर्ट कर सकते हैं उसे, और अगर आपकी बात सही है तो हम आपको प्राइज भी देंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस, हैव अ ग्रेट डे।